नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और आज मैं आपको अमृता प्रीतम की प्रिय कहानियों में से एक कहानी जिसका शीर्षक है उधड़ी हुई कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। मैं और केतकी अभी एक दूसरे से वाकिफ भी नहीं हुई थी कि मेरी मुस्कुराहट ने उसकी मुस्कुराहट से दोस्ती गांठ ली। मेरे घर के सामने नीम और किक्कर के पेड़ों से घिरा हुआ एक बांध था। बांध की दूसरी ओर सरसों और चने के खेत हैं। इन खेतों के बाईं बगल में किसी सरकारी कॉलेज का बड़ा बगीचा है। इस बगीचे की नुक्कड़ पर केतकी की एक झोपड़ी है। बगीचे को सींचने के लिए पानी की छोटी छोटी खाइयाँ जगह जगह बहती हैं। पानी की एक खाई केतकी की झोपड़ी से गुजरती है। इसी खाई के किनारे बैठी हुई केतकी को मैं रोज देखा करती थी। कभी वह हांडियाँ या कभी पारात साफ करते हुए रहती थी। कभी वह सिर्फ पानी की अंजुलियां भर भर कर चांदी के गजरों से लदी हुई अपनी बाहों को धो रही होती। चांदी के गजरों की तरह ही उसके बदन पर ढलती आयु ने मांस की मोटी मोटी सिलवटें डाल दी थी, पर वह अपने गहरे सांवले रंग में भी इतनी सुंदर लगती थी कि मांस की मोटी मोटी सिलवटें मुझे उसकी उम्र की सिंगार सी लगती थी। शायद इसीलिए उसके होंठों की मुस्कुराहट में अजीब सी भरपूरगी थी, एक अजीब तरह की संतुष्टि जो आज के ज़माने में सबके चेहरों से खो गई है। मैं रोज़ उसे देखती और सोचती थी कि उसने जाने कैसे यह भरपूरता अपने मोटे और सांवले होंठों में संभाल कर रख ली थी। मैं उसे देखती थी और मुस्कुरा देती थी। वह भी मुझे देखती और मुस्कुरा देती, और इस तरह मुझे उसका चेहरा बगीचे के सैकड़ों फूलों में से एक फूल जैसा लगने लगा था। मुझे बहुत से फूलों के नाम तो याद नहीं, पर उसका नाम मुझे मालूम हो गया था, मांस का फूल। एक बार मैं पूरे 3 दिन उसके बगीचे में न जा सकी। चौथे दिन जब मैं गई तो उसकी आंखें मुझसे इस तरह मिली जैसे 3 दिनों से नहीं, पूरे 3 सालों से बिछड़ी हुई हो। क्या हुआ बिटिया, इतने दिन नहीं आई? सर्दी बहुत थी अम्मा, बस बिस्तर में ही बैठी रही। सचमुच बहुत जाड़ा पड़ता है तुम्हारे देश में। तुम्हारा कौन सा गांव है अम्मा? अब तो यहाँ झोपड़ी डाल ली, यही मेरा गांव है। यह तो ठीक है, फिर भी अपना गांव अपना होता है। अब तो उस धरती से नाता टूट गया बिटिया। अब तो यही कार्तिक मेरे गांव की धरती और यही मेरे गांव का आकाश है। यही कार्तिक, कहते हुए उसने झुग्गी के पास बैठे हुए अपनी मर्द की तरफ देखा। आयु के कुबड़ेपन से झुका हुआ आदमी जमीन पर तिल्ली और रस्सियां बिछाकर एक चटाई बुन रहा था। दूर पड़े हुए कुछ गमलों में लगे हुए फूलों को सर्दी से बचाने के लिए जैसे शायद चटाइयाँ की आड़ देनी थी। केतकी ने बहुत छोटे वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी थी। शायद बहुत सच्चाई को अधिक विस्तार की जरूरत नहीं होती। मैं एक हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगी जो एक औरत के लिए धरती भी बन सकता है और आकाश भी। क्या देखती हो बिटिया? यह तो मेरी बैरंग चिट्ठी है। बैरंग चिट्ठी? जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगाते तो यह बिरंग हो जाती है। हाँ अम्मा, जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगी होती तो यह बैरंग हो जाती है। फिर उसको लेने वाला दुगना दाम देता है। हाँ अम्मा, उसको लेने के लिए दुगने पैसे देने पड़ते हैं। बस यही समझ लो
कि इनको लेने के लिए मैंने दुगने दाम दिए हैं, एक तो तन का दाम और एक मन का। मैं केतकी के चेहरे की तरफ देखने लगी। केतकी का सादा और सांवला चेहरा जिंदगी की किसी बड़ी फिलॉसफी से सुलग उठा था। कुछ सोचते हुए फिर केतकी बोली, इस रिश्ते की चिट्ठी जब लिखते हैं तो गांव के बड़े बूढ़े इसके ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं। तो तुम्हारी इस चिट्ठी के ऊपर गांव वालों ने अपनी मोहर लगाई थी अम्मा? नहीं लगाई तो क्या हुआ, मेरी चिट्ठी थी, मैंने ले ली। यह कार्तिक की चिट्ठी तो सिर्फ केतकी के नाम लिखी गई थी। तो तुम्हारा नाम केतकी है? कितना प्यारा नाम है। तुम बड़ी बहादुर औरत हो अम्मा। हाँ, मैं शेरों के कबीले से जो हूँ। वह कौन सा कबीला है अम्मा? यही जो जंगल में शेर होते हैं, वे सब हमारे भाई बंधु हैं। अब भी जब जंगल में कोई शेर मर जाता है तो हम लोग 13 दिन उसका मातम मनाते हैं। हमारे कबीले के मर्द लोग अपना सिर मुंडा लेते हैं और फिर मिट्टी की हंडिया फोड़कर मरने वाले के नाम पर दाल चावल बांटते हैं। सच अम्मा? हाँ, मैं चकमक टोला की हूँ, जिनके पैरों में कपिल धारा बहती है। यह कपिल धारा क्या है अम्मा? तुमने गंगा का नाम सुना है? गंगा नदी। गंगा बहुत पवित्र नदी है, जानती हो ना? जानती हूँ अम्मा। और कपिल धारा उससे भी पवित्र नदी है। कहते हैं कि गंगा मैया साल में एक बार काली गाय का रूप धारण कर कपिल धारा में स्नान करने के लिए जाती है। वह चकमक टोला किस जगह है अम्मा? अम्मा बोली, करंजिया के पास। और यह करंजिया? तुमने नर्मदा का नाम सुना है? हाँ, सुना है अम्मा। नर्मदा और सोन नदी भी नज़दीक पड़ती है। ये नदियाँ भी बहुत पवित्र है, पर उतनी नहीं जितनी कपिल धारा। यहाँ तो एक बार जब धरती की खेतियाँ सूख गई थी और लोग बेचारे उजड़ गए थे, तो उनका दुख देखकर ब्रह्मा जी भी रो पड़े। ब्रह्मा जी के 2 आंसू धरती पर गिर पड़े। बस जहाँ उनके आंसू गिरे वहाँ ये नदी, एक नर्मदा और एक सोन नदी बहने लगी। अब इनसे खेतों को पानी मिलता है। और कपिल धारा से, इससे तो मनुष्य की आत्मा को पानी मिलता है रे। मैंने भी कपिल धारा के जल में स्नान किया और कार्तिक को अपना पति मान लिया। तब तुम्हारी उम्र क्या रही होगी अम्मा? यही कोई रही होगी 16 वर्ष की। पर तुम्हारे माँ बाप ने कार्तिक को तुम्हारा पति क्यों न माना? बात यह थी कि कार्तिक की पहले एक शादी हुई थी। इसकी औरत मेरी सखी थी, बड़ी भली औरत थी। उसके घर चुंदरू मुंदरू 2 बेटे हुए। दोनों ही बेटे एक ही दिन जन्मे थे। हमारे गांव का गुनिया कहने लगा कि यह औरत अच्छी नहीं है। इसने एक ही दिन अपने पति के संग भी सोई और अपने प्रेमी के साथ भी, इसलिए इसकी एक की जगह 2 बेटे जन्मे हैं। उस बेचारी पर इतना बड़ा दोष लगा दिया, पर गुनिया की बात कौन टालेगा। गांव का मुखिया कहने लगा कि रोपी को प्रायश्चित करना होगा। उसका नाम रोपी था। वह बेचारी रो रो कर आधी रह गई। फिर ऐसा हुआ कि रोपी का एक बेटा मर गया। गांव का गुनिया कहने लगा कि जो बेटा मर गया वह पाप का बेटा था,
इसलिए मर गया। फिर क्या हुआ? रोपी ने एक दिन दूसरे बेटे को पालने में डाला और थोड़ी दूर जाकर महुए के फूल डलियाने लगी। पास की झाड़ी से भागता हुआ एक हिरन आया। हिरन के पीछे शिकारी कुत्ता लगा हुआ था। शिकारी कुत्ता जब पालने के पास आया तो उसने हिरन का पीछा छोड़ दिया और पालने में पड़े हुए बच्चे को खा लिया। बेचारी रोपी। अब गांव का गुनिया कहने लगा कि जो पाप का बेटा था उसकी आत्मा हिरन की जून में चली गई। तभी तो हिरन भागता हुआ उस दूसरे बेटे को भी खाने के लिए पालने के पास आ गया। पर बच्चे को तो हिरन ने कुछ नहीं कहा, उसको तो शिकारी कुत्ते ने मार दिया था। गुनिया की बात कोई नहीं समझ सकता बिटिया। वह कहने लगा कि पहले तो पाप की आत्मा हिरन में थी, फिर जल्दी से उस कुत्ते में चली गई। गुनिया लोग की बात बात में मरवा डालते हैं। बसाई का नंदा जब शिकार करने गया था तो उसका तीर किसी हिरन को नहीं लगा। तब भी गुनिया ने कह दिया कि जरूर उसके पीछे उसकी औरत का हाथ है, वह किसी गैर मर्द के साथ सोई होगी, तभी तो उसका तीर निशाने पे नहीं लगा। नंदा ने घर आकर अपनी औरत को तीर से मार दिया। अरे! गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वह अपनी औरत को जान से मार डाले। नहीं मारेगा तो पाप की आत्मा उसके पेट से फिर जन्म लेगी और उसका मुख देखकर गांव की खेतियां सूख जाएगी। फिर क्या हुआ अम्मा? कार्तिक अपनी औरत को मारने के लिए सहमत न हुआ। इससे गुनिया भी नाराज हो गया और गांव के लोग भी। गांव के लोग नाराज हो जाते तो क्या करते हैं? लोग गुनिया से बहुत डरते हैं। सोचते हैं अगर गुनिया जादू कर देगा तो सारे गांव के पशु मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने कार्तिक का हुक्का पानी भी बंद कर दिया। पर वे यह नहीं सोचते थे कि अगर कोई इस तरह अपनी औरत को मार देगा तो वह खुद जिंदा कैसे बचेगा? क्यों? उसको क्या होगा? उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? पुलिस नहीं पकड़ सकती। पुलिस तो तब पकड़ती है जब गांव वाले गवाही देते हैं। पर जब गांव वाले किसी को मारना ठीक समझते हैं तो पुलिस को पता भी नहीं लगने देते। फिर क्या हुआ? बेचारी रोपी इन लोगों से तंग आकर महुए के पेड़ से रस्सी बांध ली और एक दिन अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर डाली। बेचारी बेगुनाह रोपी। गांव वालों ने तो समझा कि खत्म हो गई, पर मुझे मालूम था कि बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वह गुनिया को जान से मार डालेगा। यह तो मुझे मालूम था कि गुनिया जब मर जाएगा तो मरकर राक्षस बनेगा। यह तो जीते जी राक्षस था अम्मा। जानती हो राक्षस क्या होता है? क्या होता है? जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेम नहीं करता, वह मरकर अपने गांव के दरख्तों पर रहता है। उसकी रूह काली हो जाती है और रात को उसकी छाती से आग निकलती है। वह रात को गांव की लड़कियों को डराता है। फिर मुझे उसके मरने का कोई गम न था, पर मैं जानती थी कि कार्तिक अगर उसको मार देगा तो गांव वाले एक दिन कार्तिक को ही मार देंगे। फिर मैंने कार्तिक को कपिल धारा में खड़े होकर वचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूंगी। हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे। मैं जानती थी कि कार्तिक उस देश में रहेगा तो किसी दिन गुनिया को जरूर मार देगा। अगर वह गुनिया को मार देगा तो गांव वाले उसको मार देंगे। तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया?
जानती हूँ वह धरती नरक होती है, जहाँ महुआ नहीं उगता, पर क्या करती। अगर वह देश न छोड़ती तो कार्तिक जिंदा न बचता, और कार्तिक मर जाता तो वह धरती मेरे लिए नरक बन जाती। देश देश इसके साथ घूमती रही, फिर हमारी रोपी भी हमारे पास लौट आई। रोपी? वो कैसे लौट आई? हमने अपनी बिटिया का नाम रोपी रख दिया था। यह भी मैंने कपिल धारा में खड़े होकर अपने मन से वचन लिया था कि मेरे पेट में जब कोई बेटी होगी, मैं उसका नाम रोपी रखूंगी। मैं जानती थी रोपी का कोई कसूर नहीं था। जब मैंने बेटी का नाम रोपी रखा तो मेरा कार्तिक बहुत खुश हुआ। अब तो रोपी भी बहुत बड़ी हो गई होगी। अरे बिटिया, अब तो रोपी के बेटे भी जवान होने लगे। बड़ा बेटा 8 बरस का है और छोटा बेटा 6 बरस का। मेरी रोपी यहाँ के बड़े माली से ब्याही है। हमने दोनों बच्चे के नाम चुंदरू मुंदरू रखे हैं। वही नाम जो रोपी के बच्चों के थे? हाँ, वही नाम रखे हैं। मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी पाप का बच्चा नहीं था। मैं एकटक कुछ देर केतकी की चेहरे की तरफ देखती रही। कार्तिक की वह कहानी जो किसी गुनिये ने अपने निर्दयी हाथों से उधेड़ दी थी। केतकी अपने मन के सुच्चे रेशमी धागे से उस उधड़ी हुई कहानी को फिर से सी रही थी। यह एक कहानी की बात है और मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं कि दुनिया की ये गुनिये दुनिया की कितनी कहानियों को रोज उधेड़ते हैं। धन्यवाद।